सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसका चैप्टर नंबर 24 है, हिंदी और जनसंचार माध्यम। इस पाठ के प्रश्न के उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी कमेंट आपके हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब तक जो भी चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, TMA को हटाकर जो भी एग्ज़ाम में चैप्टर आने वाले उनके मैंने क्वेश्चनों के आंसर डाल दिए हैं। ये 24वां चैप्टर है। इसके अलावा एक चैप्टर और है, बस उसके क्वेश्चन आंसर डालने, साथ में ग्रामर भी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से मदद मिल रही होगी। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। संचार माध्यमों से समाज को क्या लाभ होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो संचार के जो माध्यम होते हैं उससे हमारे समाज को क्या लाभ होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है कि जनसंचार माध्यम, जिसको हम संचार माध्यम भी कह सकते हैं, संचार माध्यम, जनसंचार माध्यम जो हम एक से दूसरे को सूचनाएं पहुंचाते हैं, जो सूचना पहुंचाने का जो माध्यम होते हैं वही जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। चाहे वो आप देख सकते हैं कि टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है ना, मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सअप है, इंटरनेट है। उसके अधिकतर कई जरिए होते हैं जिसके ज़रिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर है जनसंचार माध्यमों का तेजी से प्रचार होने की वजह से समाज में अनेक लाभ हुए हैं। इसके जरिए शिक्षा, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आई है। तो विज्ञापनों के माध्यम से व्यापारियों, सरकार और आम नागरिकों को जानकारी पहुंचने लगी है। इससे लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता आई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता भी आई है। किससे? जनसंचार माध्यम से। संचार माध्यमों के प्रसार का ही नतीजा है कि समाज में सदियों से दबे कुचले जैसे स्त्रियों, दलित आदि को अपने अधिकारों का बोध हुआ, वह जागरूक बने और फिर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की। तो जैसे संचार माध्यमों के प्रचार प्रसार का ही नतीजा आज भी हम देखते हैं, संचार माध्यम से तुरंत मिनटों में खबरें कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। ठीक है। तभी तो कई बार होता है कि कई बार हमारे देश में अप्राकृतिक घटनाएं होती है, दंगे फसाद की स्थिति होती है, तब इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि संचार का जो माध्यम है, गलत सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुंचे और जनता ना भड़के। तो इस वजह से तो हमें अनुभव है कि संचार माध्यम ऐसा है कि तुरंत सूचनाएं पहुँचती। आज तो संचार माध्यम में कई तरीके के उपकरण ऐसे आ गए हैं, ठीक है, जिससे सूचनाओं को तुरंत पहुँचाया जा सकता है। तो संचार माध्यमों का जब विस्तार हुआ तो इसकी वजह से स्त्रियों और जो दलित थे, जो दबे हुए लोग थे, है ना, उनको अपने अधिकारों का बोध हुआ, वो जागरूक बने और अपने हक के लिए वो लड़ने लगे। इसी तरह दिव्यांगों, थर्ड जेंडर के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। नतीजा ये हुआ कि सरकारों को उनके प्रति हो रहे अन्यायों के विरुद्ध कानून बनाने पड़े, उनके पुनर्वास और सामाजिक स्थिति बेहतर बनाने वाली योजनाएं तैयार करनी पड़ी। तो इस तरह से उनको कार्य करने पड़े। सरकार को जब जनता विद्रोह करने लगी कि उनको हक नहीं मिल रहा है, उनको जानकारी मिली कि उनके क्या क्या हक हो सकते हैं, तो फिर सरकार को भी उनके लिए कार्य करना पड़ा, उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ी, योजनाओं को अपने बजट में डालना पड़ा, है ना। तो इस तरह से कार्य को किया गया। तो जनसंचार माध्यम जो है लोगों को कई तरह से लाभ भी पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 2 है, जनसंचार माध्यमों के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। कि जनसंचार माध्यम का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से स्टेप को लेते हुए आज हमारे पास इतने जनसंचार के माध्यम हो गए हैं। तो उसके विकास की यात्रा के बारे में हमें बताना है। तो उत्तर है, प्राचीन काल से मनुष्य किसी घटना के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता और दूसरों तक जुबानी पहुंचाता रहा है। तो हमें पता है मनुष्य क्या है कि सूचनाओं को एक से स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, क्योंकि बुद्धि मनुष्य के पास होती है। तो और जिज्ञासु भी होती है, कहाँ क्या घटित हो रहा है वो जानना भी चाहता है। तो प्राचीन काल से ही सिलसिला चला आ रहा है। प्राचीन काल में मनुष्य जो है सूचनाओं का आदान प्रदान जो है हलकारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो सूचनाओं को पहुँचाता था। पर जब छापे की मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, छापे की मशीन यानी कि प्रिंटिंग मशीन, तो लोगों ने ऐसी सूचनाओं को मुक्त रूप से प्रसारित करने का विचार किया। मुक्त यानी कि व्यापक रूप से वो अब उन सूचनाओं को प्रसारित करने लगे जो व्यापक जन समूह यानी कि व्यापक जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। इस तरह समाचार पत्रों का विकास हुआ। छापे की मशीन का आविष्कार पश्चिम में तो बहुत पहले हो गया था, पर पहली मशीन 1674 में भारत पहुंच गई थी। भारत का पहला अखबार इसके करीब 100 साल बाद 1776 में प्रकाशित हुआ। अखबार में 2 पन्ने थे। तो देखो, पहले जब 1776 में जब अखबार प्रकाशित हुआ, है ना, तो उस समय सिर्फ अखबार में 2 ही पन्ने आते थे। इसका प्रकाशन
इसका प्रकाशक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी विलियम बोल्स था। तो ये प्रकाशक कौन था, यानी कि अखबार को छापने वाला कौन था, जो है उसका प्रकाशक है वो विलियम बोल्स था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी था। यह अखबार संभवतः अंग्रेजी भाषा में निकला था तथा कंपनी और सरकार के समाचार प्रकाशित करता था। इसके बाद सबसे पहला अखबार जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए वह था जेम्स अगस्त, जिसने 1780 में निकला बंगाल गजट। तो ये अखबार था 1780 में निकला अगस्त में, जिन्होंने जेम्स अगस्त ने निकाला था 1780 में, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। अखबार में 2 पन्ने थे और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के निजी जीवन पर लेख छपते थे। 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के और कुछ अखबार स्थापित हुए जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। शासन, उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं की सूचनाएं वगैरह उसमें डाली जाती थी। 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से उद्दंड मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसों की कमी के कारण बंद हो गया। इस तरह भारत में अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो आज तक भी हम पत्र पत्रिकाएं हमारे घरों में आते हैं, यानी कि एक तरह से मीडिया का चौथा स्तंभ ही संचार माध्यम को कहा जाता है, पत्र पत्रिकाओं को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, जनसंचार माध्यम की कार्य प्रणाली के बारे में उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, जनसंचार माध्यम की कार्य प्रणाली विभिन्न चरणों में विभाजित होती है। पहले, सामग्री का निर्माण और संग्रह करना। देखो, कार्य प्रणाली मतलब जनसंचार माध्यम किस तरह से कार्य करता है, तो हमें ये पता ही है कि जनसंचार माध्यम में अखबार है, टेलीविजन है ना, रेडियो है, या फिर इंटरनेट सेवा है, जहाँ पर भी जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आती है। तो हम अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जिस तरह से अखबार है, तो अखबार के अंतर्गत जो सूचना छपती है तो उसके लिए क्या करता है संवाददाता, जो हर क्षेत्र का संवाददाता होता है, रिपोर्टर होता है, तो वो रिपोर्टर क्या करता है, तो हर क्षेत्र का जो रिपोर्टर होता है ना, संवाददाता होता है, वो जो है उस क्षेत्र की रिपोर्ट इकट्ठी करता है, उस क्षेत्र की घटनाओं को शाम तक एकत्रित करता है, फिर अखबार के अंदर सूचनाओं को पहुंचाता है। तो वहाँ जो मुख्य संवाददाता होते हैं उन सूचनाओं को वो क्या करते हैं, उसमें से भी छटनी करते हैं और छाट के फिर अखबार की पृष्ठ के अकॉर्डिंग उसको फिर उसमें छापते हैं और सुबह तक अखबार हमारे पास पहुँचता है। ऐसे नहीं कि सारी घटनाएँ उसमें छपती हैं, जो घटना लोगों तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं घटनाओं को अखबार में छापा जाता है। यही तरीका जो रेडियो टेलीविजन में होता है। टीवी में हम समाचार सुनते हैं, रेडियो में हम समाचार सुनते हैं, तो वो भी उन्हीं माध्यमों से, यानी उसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। बस ये है कि उसमें उपकरण की आवश्यकता होती है ना, उपग्रह की आवश्यकता होती है। उपग्रह के माध्यम से, संचार माध्यम के अंतर्गत जो इंटरनेट के माध्यम से मान लो, या जो उपग्रह होते हैं उसके माध्यम से जो संचार माध्यम के से हमारे पास सूचनाएं पहुंचती हैं। तो टेलीविजन है, रेडियो है, इसमें उपग्रह का हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगे काम करती है। इसी प्रकार जो यूट्यूब वगैरह होते हैं उस पर जो ना सूचनाएं एकत्रित करके कई लोग अपने वीडियो अपलोड करते हैं, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। और व्हाट्सएप का जरिए है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है, तो व्हाट्सएप पर भी वीडियो वगैरह एक दूसरे को भेज के, सूचनाएं भेज कर, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो जहाँ पर अखबारों के लिए छापे की मशीन चाहिए, वहाँ पर जो टेलीविज़न है, रेडियो है, यूट्यूब है आदि जो संचार के माध्यम है, उनके लिए उपग्रह की आवश्यकता होती है। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि जनसंचार माध्यम की कार्य प्रणाली विभिन्न चरणों में विभाजित होती है। पहले, सामग्री का निर्माण और संग्रह होता है, जिसमें समाचार, विचार और विनोद शामिल होते हैं। विनोद का मतलब हुआ मनोरंजन। ठीक है, फिर इसे संपादित और फिल्टर किया जाता है। संपादित करना, फिल्टर करना, यानी उनमें भी समाचारों को छांटना। सारे समाचार नहीं छपते, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का हो सकता है कि संवाददाता है, रिपोर्टर है, वो शाम तक सैकड़ों वहाँ की घटनाओं को एकत्रित उसने किया, तो सारी घटनाएं आपके अखबार में नहीं छपेगी। जो घटनाएं महत्वपूर्ण होती है उसको फिल्टर किया जाता है, छांटा जाता है, फिर उसको छापा जाता है ताकि ये लोगों तक सही और विश्वसनीय रूप से में पहुंचे। अगले चरण में सामग्री को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जैसे कि अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट। यहाँ तक कि नए और नवीनतम तकनीक उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे नवीनतम तकनीक उपकरण कौन से हो गए, जैसे कि एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है आदि माध्यम आ गए। कुछ एप्लीकेशन है, मेल वगैरह है, इसके माध्यम से भेजा जाता है, मैसेज वगैरह भेजा जाते हैं। अतः लोग इस सामग्री को प्राप्त करते हैं, उस पर विचार करते हैं और इसका प्रभाव महसूस करते हैं, जिससे एक संदेश का व्यापक प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 4 है, न्यू मीडिया यानी नए जनसंचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत आने वाले माध्यमों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
तो न्यू मीडिया क्या होती है ना, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो न्यू मीडिया के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में कुछ मीडिया है, कुछ जनसंचार के माध्यम है, उसके बारे में हमें बताना है। सूचना और मनोरंजन के प्रति लोगों में बढ़ती भूख को देखते हुए अब बहुत सारे नए संचार माध्यम भी विकसित हो गए हैं, जिन्हें न्यू मीडिया कहा जाता है। पूछा जाए न्यू मीडिया किसे कहते हैं, तो जो नए जनसंचार के माध्यम विकसित हुए उन्हें ही न्यू मीडिया कहा जाता है। इन माध्यमों का उपयोग आप में से ज़्यादातर तो लोग करते ही हैं। जो मीडिया के अंतर्गत आने वाले माध्यमों में देखो, इस मीडिया के अंतर्गत आने वाले जो माध्यम हैं उनके अंतर्गत टेलीविज़न है। तो जो न्यू मीडिया है, तो न्यू मीडिया के अंतर्गत जो आने वाले माध्यम हैं उनके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, ई पेपर है, वेब पत्रिका है, वेब मैगजीन है, ब्लॉग है, वेब पोर्टल, इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि सम्मिलित है। तो ये सभी न्यू मीडिया के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान के बारे में तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है सोशल मीडिया के फ़ायदे। सोशल मीडिया का तेज़ी से प्रसार होने की वजह से समाज में अनेक लाभ हुए हैं। इसके जरिए शिक्षा, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सूचनाओं के आदान प्रदान में तेज़ी आई है। तो विज्ञापनों के माध्यम से व्यापारियों, सरकार और आम नागरिकों को जानकारी पहुंचने लगी है। इंटरनेट पर उपलब्ध मंचों यानी न्यू मीडिया ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। देखो जो इंटरनेट के माध्यम से जो नए न्यू मीडिया है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इसके जरिए युवाओं को रोजगार भी मिला है। अब वह इसे जुड़कर अपनी पसंद के कार्यक्रम बनाकर पेश कर सकते हैं। सोशल मीडिया से लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता भी आई है। सोशल मीडिया के नुकसान, देखो ये तो हमने सोशल मीडिया के फ़ायदे पढ़े कि सोशल मीडिया के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब देखो सोशल मीडिया के नुकसान क्या है। तो जहाँ सोशल मीडिया हमें फ़ायदा कर रहा है वहाँ नुकसान भी तो करता है। तो नुकसान देखिए, सोशल मीडिया के तेज़ी से प्रसार से कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे बहुत सारे युवाओं में मोबाइल फ़ोन की लत पड़ने लगी है। वे दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर लगे रहते हैं। इनकी वजह से उन्हें भूख कम लगना, है ना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, गुस्सा आना जैसी समस्या पैदा होने लगी है। इसके लिए अब अस्पतालों में इलाज की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जो है इलाज की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लगे रहते हैं। वहाँ पर जो है अधिकतर समय वो अपना वहीं बर्बाद करते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा होता है। प्रश्न संख्या 6 है, विज्ञापन के क्या लाभ है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर है विज्ञापन आज के समय में जानकारी उपलब्ध कराने का बड़ा माध्यम है। जैसे संचार माध्यमों का आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे विज्ञापनों का भी आकार बढ़ रहा है। यानी विज्ञापनों के प्रसारण में भी तेजी आ रही है। तो देखो विज्ञापन यानी जो एड आते हैं, आपने विज्ञापन देखे होंगे, अखबारों में विज्ञापन आते हैं किसी वस्तु का, है ना, टेलीविजन में विज्ञापन आते हैं, रेडियो पर विज्ञापन आते हैं। इसी तरह आप जैसे कि आप यूट्यूब अभी वीडियो भी देख रहे होंगे, तो उसके बीच बीच में भी कुछ एड आते रहते हैं, विज्ञापन आते हैं। तो वो अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। तो ये तरह से विज्ञापन से क्या होता है, हमें घर बैठे जानकारी तो मिलती है। तो विज्ञापन का जैसे जैसे संचार माध्यम बढ़े हैं, उस तरह से विज्ञापनों का भी प्रचार प्रसार में तेजी आई है। विज्ञापन 3 तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये भी पूछा गया है कि विज्ञापन किस तरह से व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है ना। तो विज्ञापन लाभ कैसे प्रकार पहुंचाता है, तो विज्ञापन 3 तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। 3 तरीका कैसे, देखो मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 3 तरीका कैसे हुआ कि विज्ञापन छापने वाले को भी लाभ हो रहा है ना, और विज्ञापन देने वाले को भी लाभ हो रहा है, और विज्ञापन को पढ़ने वाले को भी लाभ हो रहा है। कैसे, मान लो कोई कंपनी है जो विज्ञापन छपवाती है। मान लो आपके पास एक साबुन है ना, वो आप साबुन छापने की आपकी कोई कंपनी है, उसका एड आप अखबार में दिलवाते हो, तो आपको तो क्या लाभ होगा कि वो साबुन के प्रचार प्रसार लोगों में होगा, अखबार को पढ़ के उस साबुन के बारे में जानेंगे और वो व्यक्ति उस साबुन को खरीदेगा। ठीक है, टीवी में ऐड दिया तो उस साबुन को ज़्यादा बिकेगा, वो तो लोगों तक वो वस्तु की जानकारी पहुँचे, है ना। और अखबार को क्या लाभ हुआ कि आप जब अपना विज्ञापन छपवाने जाओगे तो अखबार वाले को पैसे देना पड़ेगा आपको, तभी तो विज्ञापन छापेगा। ठीक है, तो अखबार वाले को भी आय हो गई। या टेलीविजन में विज्ञापन आप दे रहे हो किसी बीच में, तो उनको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसी चैनल पर आप अपना एड छपवाना चाहते हो, तो उस चैनल को या फिर उस अखबार वाले को, मीडिया को भी, मीडिया जो है उसको भी लाभ हो रहा है। ठीक है, साथ में उपभोक्ता को भी लाभ हो रहा है, उसको घर बैठे ही जानकारी मिल रही है वस्तु की। तो इस तरह से तीनों स्तर पर इसका लाभ होता है, यानी विज्ञापन दाता को, विज्ञापन प्राप्तकर्ता को, और विज्ञापन और उस कंपनी को जो विज्ञापन दे रहा है। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन 3 तरह से लाभ पहुंचाते हैं। पहली बात तो ये है कि विज्ञापन संचार माध्यमों की कमाई का मुख्य माध्यम है। जो भी संचार माध्यम है ना, उनकी कमाई का मुख्य माध्यम है। जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, जो भी सीरियल वगैरह आते हैं टीवी में आपके,
उसका इसके अलावा आपके अखबार है, इसका कमाई का माध्यम क्या है, उनको कमाई कहाँ से होती है, उनको विज्ञापनों के माध्यम से होती है। आप जब अखबार में जो सूचनाएँ प्राप्त करते हो, सूचनाएँ प्राप्त करने की अखबार वाले को कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उनमें जब विज्ञापन इतने छापे जाते हैं, आप देखो जगह-जगह ऐड आए हुए होते हैं अखबार के अंदर, उसका ऐड का ही उनको जो है पैसे उनको मिलते हैं। अगर विज्ञापन न मिले तो बहुत सारे संचार माध्यमों के लिए अपने कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाए। तमाम अखबार, पत्रिकाएं, टीवी चैनल, इंटरनेट पोर्टल आदि विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर हैं। जिन माध्यमों को जितना अधिक विज्ञापन मिलता है वे उतना ही अधिक अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने, उनका विस्तार करने का प्रयास करते हैं। दूसरा लाभ विज्ञापन दाताओं को होता है। कंपनियां संचार माध्यमों पर अपने उत्पाद और सेवाओं के विज्ञापन इसलिए प्रसारित करती है ताकि लोग तक उनके बारे में सूचनाएं पहुंच सकें। तो संचार माध्यमों के जरिए वो है ना, इन सेवाओं के जरिए वो क्यों अपने विज्ञापन को प्रसारित करती है, ताकि लोगों तक वो विज्ञापन पहुँचे, ताकि लोग तक उनके बारे में सूचनाएं पहुँचे और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकें। इस तरह जितने ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को खरीदते हैं उतना ही विज्ञापन देने वाली कंपनी को लाभ होता है। तीसरा लाभ उपभोक्ता को भी होता है। विज्ञापनों के माध्यम से ही लोगों से बहुत सारी चीज़ों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। वो एक ही ब्रांड के विभिन्न कंपनियों के उत्पाद से मिलान करने और अपनी ज़रूरत की चीज़ उसमें से चुनने में उन्हें मदद मिलती है। विज्ञापनों के जरिए लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों का भी प्रसारण करवाते हैं। जैसे विवाह संबंधी विज्ञापन, किसी की कोई चीज़ खो गई है तो उसे ढूंढने के लिए विज्ञापन देते हैं। इसी तरह नौकरियां, शिक्षा आदि से संबंधित विज्ञापनों से लोगों को लाभ पहुंचता है। तो नौकरियां है, शिक्षा आदि से संबंधित विज्ञापन आते हैं, है ना, उससे भी लोगों को घर बैठे जानकारी मिलती है और उनसे भी उनको लाभ मिलता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, और इसके एमसीक्यू है। तो देखो, मैंने जब चैप्टर पढ़ा रखा, तो जब मैंने टोटल चैप्टर पढ़ा रखा है, पूरा संपूर्ण चैप्टर, तो उसमें बीच में जो भी एमसीक्यू है तो मैंने एमसीक्यू वहाँ भी करवा रखे हैं। तो जब आप चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर देखते हो तो आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं और वहाँ से आपका जो एमसीक्यू भी कंप्लीट होते हैं। एमसीक्यू पे काम चल रहा है। एमसीक्यू का जो आपके ये जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे एमसीक्यू एक साथ एक ही वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।